हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स विषय से बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 10 प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ और ये 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। और अगर इस चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को की मैथ्स विषय की और सभी सब्जेक्ट्स की बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी। सभी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ से आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने लिया है, पहला क्वेश्चन लिया है, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:3 है। यदि पार्क की लंबाई 95 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? पार्क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। माना चौड़ाई बराबर x मीटर आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे पार्क की लंबाई अनुपाते पार्क की चौड़ाई, और दोनों का अनुपात दिया गया है क्वेश्चन में 5:3 है। ठीक है, पार्क की लंबाई का अनुपात 5 और पार्क की चौड़ाई का अनुपात है 3, 5:3 है। फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग आप प्रश्नानुसार लिख सकते हैं कि 95 मीटर पार्क की लंबाई है, चौड़ाई आपने x मीटर ज्ञात किया है, मतलब माना है। तो 95/x बराबर 5/3 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पार्क की लंबाई आपको दिया गया है 95 मीटर है, चौड़ाई आपने मान लिया है x मीटर। 95/x बराबर 5/3। ठीक है, इस तरह से हो गया। एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स अनुपात में, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसको आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद आपके बाह्य पद कौन कौन से हैं? बाह्य में आपका 95 है, और इधर बाह्य में क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका 3 है, और यहाँ पे आपका मध्य में बीच में कौन कौन सा पद है, यानी पहले कौन कौन सा पद है? तो यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे आपका 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x गुणे 5, x मध्य पद में क्या क्या है? x गुणे 5 और बराबर 95 गुणे 3। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, या 95 गुणे 3 बराबर x गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 95 गुणे 3/5। अब 5 से आप 95 को जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 19 बार, और 19 दुतियाँ होता है आपका 57 मीटर आपका आ गया पार्क की चौड़ाई। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान ज्ञात कीजिए। x/10 प्रोपोर्शन 20/40। इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है। तो x/10 प्रोपोर्शन 20/40। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। बाह्य पदों का गुणनफल, ये आपका बाह्य पद है और ये आपका क्या है? मध्य पद है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल के, यानी x गुणे 40 और बराबर मध्य पद है 10 गुणे 20। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स x बराबर 10 गुणे 20/40। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। x का मान आ गया x बराबर 5, और यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
30:120 प्रोपोर्शन x रेशियो 300। इसको देखिए, इसमें ये क्या है, ये मध्य पद है और मध्य पद में ही आपको x का मान ज्ञात करना है। और ये बाहर वाला क्या है, ये आपका बाह्य पद है। ठीक है, अब इसमें मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के, तो मध्य पद में क्या आ गया, बाह्य पद बराबर मध्य पद या मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल सेम होता है। चाहे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल लिखिए, चाहे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल आप लिख सकते हैं। जब इक्वल है तो दोनों वैल्यू समान है। तो यहाँ पे मध्य पद में आपको x का मान ज्ञात करना है, तो 120 गुणे x, मध्य पद में 120 और x है, तो मध्य पदों का गुणनफल मतलब 120 गुणे x बराबर बाह्य पदों का गुणनफल मतलब 30 गुणे 300। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 30 गुणे 300 और बटे 120। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 3 चौके 12, 3 एकन्नम 3 0 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10 और 15 पचे हो गया आपका क्या, 75। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 75, यही आपका आंसर हो गया। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फ्रेंड्स, 243 की घाते 3/5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, 243 यहाँ पे लिखेंगे, 243 की घाते 3/5 का आपको मान ज्ञात करना है। 243 का आप क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। 243 का फैक्टर करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकन्नम 3, 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार आपका 3 है। तो 3 की घाते 5 और गुणे 3/5, यहाँ बाहर 3/5 करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी हो जाएगा 3 की घाते 3 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो बराबर 27 आपका हो गया आंसर। होप आप लोगों को इस प्रकार का भी प्रश्न आएगा तो आप लोग परीक्षा में निश्चित रूप से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, घातांक से रिलेटेड, 2 की घाते 7 डिवाइड 2 की घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। एक आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे भाग है, तो भाग की कंडीशन में घातांक आपस में क्या होते हैं, अगर आधार समान है, मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आधार समान होने पर भाग की दशा में घातांक आपस में घट जाते हैं। ठीक है, और आधार समान होने पर गुणा की दशा में घातांक जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर भाग की दशा है तो घातांक आपस में घट जाएंगे, और गुणा की दशा है तो क्या हो जाएंगे, घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे भाग है, बीच में आधार आपका समान है, कुछ भी घातांक हो, 2 की घाते 101 डिवाइड 2 की घाते 90 हो, तब भी घातांक आपस में घट करके आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घाते 7 और -3, क्योंकि आधार समान है तो 2 एक ही बार लिखा जाएगा, और 7 और 3 आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घाते 7 में से 3 क्या हो जाएगा आपका 4। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना
16 और यही 16 आ गया आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, रुपए 500 के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्र साधारण ब्याज आपको निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में। साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R बराबर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, और T मतलब होता है टाइम यानी समय अपॉन 100। तो मूलधन कितना हो गया, 500 रुपया है, 500 लिख दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। टाइम आपको 2 ईयर का दिया गया है, 2 लिख दीजिए अपॉन 100 लिख दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 5 चौक के 20 दुना 40 रुपए आपका साधारण ब्याज, और यही आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जा सकता है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। 100 का मतलब रुपए 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। इसको ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन बराबर सबसे पहले लिख लेंगे 100 रुपए आपको दिया गया है। दर बराबर दिया गया है, दर बराबर दिया गया है 10%। समय बराबर दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज आप सबसे पहले निकाल लीजिए। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ठीक है, मूलधन यानी P यानी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, और टाइम यानी T। ठीक है, यही तो होता है। अब उसके बाद आप कर लेंगे P मतलब 100 मल्टीप्लाई R मतलब 10 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100। 100 से 100 हो गया कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई 2 यानी 20 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स मिश्र धन की। ठीक है, मिश्र धन सबसे पहले आप निकालिए। मिश्र धन निकालेंगे तभी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और इंटू समय, यही तो होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर मूलधन है 100 और एक धन दर बराबर आपका है 10 बटे 100 और टाइम है आपका 2 ईयर का। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए। 100 0 से 0 का कट गया, 10 से कन्नम 10 है कि 11 बटे 10, 100 गुड़े 11 बटे 10 गुड़े 11 बटे 10। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 11 इग्रहयम हो गया आपका 121। ठीक है, ये आपका मिश्र धन आ गया 121 रुपए। आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल टू होता है A माइनस P। A की जगह क्या है आपका, A मतलब होता है मिश्र धन, 121 माइनस 100 बराबर हो जाएगा आपका 21 रुपए। ठीक है, अब आपका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 21 रुपए आ गया और यहाँ पे आपका साधारण ब्याज आया है 20 रुपए। ठीक है, आपको दोनों का अंतर ज्ञात करना है कि किसका किसका अंतर ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अंतर बराबर CI माइनस SI। ठीक है, CI माइनस SI, तो CI आपका 21 रुपये है और SI आपका है 20 रुपये और दोनों का अंतर आ गया 1 रुपये।
होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ज्ञात कीजिए कि किस धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 676 हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को क्या दिया गया है? मिश्र धन दिया गया है 676 रुपए। समय दिया गया है 2 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर दिया गया है आपको 4%। ठीक है, अब इसको ज्ञात कर लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन आपको ज्ञात करना है ना। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन यानी P1 + R/100 और इंटू T, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिश्रधन दिया गया है 676 रुपये, 676 और बराबर P और 1 + R कितना है? R आपको दिया गया है 4%, 4/100 और इंटू T यानी 2 वर्ष। ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे 676 बराबर P और 1 + यहाँ पे 2, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 1/25 और का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 676 बराबर P और यहाँ हो जाएगा 25 एकन्नम 25 है 26/25। ठीक है, 26/25 का स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स 676 बराबर P और यहाँ पे हो जाएगा 26 × 26, 26 × 26 और बटे 25 × 25। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर 676 × 25 × 25 बटे 26 × 26 और ये P का मान रहेगा। ठीक है, अब ज्ञात कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 676 × 625 और बटे 26 × 26 क्या होता है? 676 बराबर P। 676 से 676 कट गया, P का मान आ गया 625 रुपये, यानी मूलधन आपका आ गया 625 रुपये। और यही आपको ज्ञात करना था कि मूलधन बताइए। यहाँ पे लिखा है ना कि मूलधन मतलब ज्ञात कीजिए किस धन का, यानी मूलधन आपको ज्ञात करना था और मूलधन आपका आ गया 625 रुपये। 676 से 676 कैंसिल हो गया, 625 रुपये आपका मूलधन आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में जरूरी पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। चेक के प्रकार बताइए। तो चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वाहक चेक या धारक चेक, जिसको बियरर चेक भी बोलते हैं। दूसरा है आदेशित चेक, जिसको ऑर्डर चेक कहते हैं। तीसरा है रेखांकित चेक, जिसको आप क्रॉस चेक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। खाता के प्रकार बताइए। तो खाता के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है बचत खाता, दूसरा है चालू खाता, तीसरा है सावधि जमा खाता, चौथा है आवर्ती जमा खाता, पांचवा है अल्पवयस्क खाता, नोट करते जाइए, छठा है बैंक मांग पत्र और सातवां है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लॉकर। इन सभी को नोट कर लीजिए। बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, अल्पवयस्क खाता, बैंक मांग पत्र, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लॉकर, ये सभी खाता के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बैंक के कार्य बताइए। तो बैंक व्यापारियों को व्यापार प्रारंभ करने के लिए, छोटे किसानों को कृषि के लिए और बेरोजगारों को धंधा शुरू करने के लिए ऋण देता है। ये बैंक का पहला कार्य है। बहुत ही आसान मैंने कार्य लिया है फ्रेंड्स, जो आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा। बैंक जो है, कोई व्यापारी है, उसका व्यापार प्रारंभ करना है, तो उसको व्यापार प्रारंभ करने के लिए, छोटे किसानों को कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए और बेरोजगारों को धंधा शुरू करने के लिए क्या देता है? ऋण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स
दूसरा है बैंक खाताधारियों और सरकार के लिए भी कार्य करता है, जैसे स्कूल की फीस जमा करना, पानी और बिजली के बिल जमा करना, करों का भुगतान करना, मकान के लिए ऋण की किस्तें जमा करना, वेतन वितरण की सुविधा प्रदान करना आदि, ये सभी कार्य भी बैंक द्वारा ही किया जाता है। तो ये रहे टॉप 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, जिससे आप सभी लोगों में से किसी का भी बैक ना आए। अगर आप लोग कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।